नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा पर 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने मुहर लगा दी। केरल की रहने वाली निमिषा पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। इस फैसले पर निमिषा की मां ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। आखिर निमिषा पर हत्या का आरोप कैसे लगा और भारत सरकार क्या उसे बचा पाएगी, तो आइए जानते हैं इस खबर में। पहले जान लेते हैं कि हत्या का पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंचती है। यमन की राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्स की नौकरी मिल जाती है और 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आती है। उन्होंने कोची के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन चले गए। यहाँ थॉमस को इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। 2012 में निमिषा ने बेटी मिशाल को जन्म दिया, लेकिन यमन में गुजारा करना मुश्किल होने लगा। 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोची लौट आए, जहाँ वे ई रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। लेकिन यमन कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी। इस दौरान निमिषा की मुलाकात एक कपड़े की दुकान चलाने वाले मेहदी से होती है। मेहदी के पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने कराई थी, इसलिए उनकी जान पहचान थी। जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने भारत आती हैं। मेहदी भी उनके साथ भारत आया। इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में इस तस्वीर को छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का दावा किया। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीबन 50 लाख रुपए जुटाए। यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर दी। निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम शुरू कर दिए, लेकिन मार्च में वहां गृह युद्ध छिड़ गया और वे लोग यमन नहीं जा पाए। उधर यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया। यह ऑपरेशन अप्रैल मई 2015 तक चला, जिसमें 4600 भारतीयों करीबन 1000 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला गया, लेकिन इसमें सिर्फ निमिषा ही भारत नहीं लौट पाई। निमिषा के पति थॉमस ने एक बयान में कहा कि हमने क्लिनिक में बहुत पैसा लगाया था, इसलिए निमिषा वहाँ से नहीं आई। क्लिनिक जल्दी अच्छा चलने लगा, लेकिन निमिषा मेहदी की शिकायतें भी करने लगी। 2016 में मेहदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब हो गए। मेहदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उन्हें निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा ने पुलिस में मेहदी की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने निमिषा को 6 दिनों की हिरासत में ले लिया, क्योंकि मेहदी ने एडिटेड फोटो दिखाकर निमिषा का पति होने का दावा किया। इसके बाद निमिषा काफ़ी परेशान हो गई। जुलाई 2017 में मेहदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ, तो निमिषा ने मेहदी को ओवरडोज दे दी, जिससे उसकी मौत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने मेहदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दिए। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर 2020 में अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी, लेकिन इस फैसले पर अमल नहीं हो सका। थॉमस ने बयान दिया कि निमिषा ने मुझसे कहा कि उसने यह सब मेरे और हमारे बच्चे के लिए किया। वह आसान रास्ता अपना सकती थी और मेहदी के साथ रह सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमन एक इस्लामिक देश है, जहां शरिया यानी शरीयत कानून चलता है। यहाँ सभी कानूनी फैसले शरिया कानून के मुताबिक लिए जाते हैं। इसके चलते यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी की अपील भी दायर की, जिसे 2023 में खारिज कर दिया। इसके बाद यह केस राष्ट्रपति रशद अल अलीमी को भेजा गया। निमिषा के परिवार के वकील सुभाष चंद्र ने बताया कि शरिया कानून में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आदेश के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेना जरूरी है। इस वजह से मौत की सजा के आदेश को राष्ट्रपति रशद अल अलीमी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति रशद ने 30 दिसंबर 2024 को सजा की मंजूरी दे दी। सुभाष चंद्र का कहना है कि अगले 1 महीने में निमिषा की फांसी दी जा सकती है। हालांकि उसके पास एक शरिया कानून विकल्प खुला है। अगर मेहदी के परिवार वालों ने ब्लड मनी ले ली तो वह बच सकती है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये ब्लड मनी क्या होती है, क्या इससे निमिषा को बचाया जा सकता है? तो आपको बता दें कि शरिया कानून के मुताबिक
पीड़ित पक्ष के अपराधियों की सजा तय करने का हक है। हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित परिवार का पैसा लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया। इस मामले में ब्लड मनी के आधार पर निमिषा को माफ़ी मिल सकती है। इसके लिए मेहंदी के परिवार को कम से कम 3 से 4 लाख डॉलर यानी 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए तक ब्लड मनी देनी होगी। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। इसमें दुनिया भर से लोग निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन कर रहे हैं। केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए का डोनेशन करने का ऐलान किया। भारत सरकार ने भी इस तरह मदद करने की बात कही है। 31 दिसंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार निमिषा प्रिया के मामले में जानकारी रख रही है और उनके परिवार की मदद के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर मदद करेगी। तो क्या सरिया की तरह भारत में भी ब्लड मनी देकर माफ़ी मिल सकती है? इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय संविधान में ब्लड मनी जैसा कोई कानून नहीं है। हालांकि अगर पीड़ित पक्ष केस वापस लेता है या अपराधी को माफ करता है तो इससे अपराध की गंभीरता की जांच की जाती है। भारत के कानून में अपराधों को कंपाउंडेबल ऑफेंसेस या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी इस कैटेगरी में छेड़छाड़, चोरी, मामूली चोट पहुंचाना जैसे अपराध शामिल है। इस मामले में अगर पीड़ित केस वापस लेता है और दोनों पक्ष सहमति जताते हैं तो अदालत उन अपराधों को खत्म कर देती है। पीड़ित के केस वापस लेने से अपराधी को राहत मिल सकती है और मामला खत्म हो सकता है। हालांकि इसमें कोर्ट की मान्यता जरूरी है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, इसमें हत्या, बलात्कार, गैर इरादतन हत्या और भ्रष्टाचार जैसे अपराध शामिल है। इसमें पीड़ित के केस वापस लेने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया जारी रहती है और इनमें अदालत या पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती। इन मामलों में सरकार या अदालत की इजाज़त के बिना केस वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे मामलों में अदालत अभियोजन जारी रखती है क्योंकि इसका मकसद अपराधी को सजा दिलाने का है। हत्या का मामला नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत आता है, इसलिए भारत में पीड़ित का परिवार दोषी को माफ कर केस वापस नहीं ले सकता। निमिषा की बात करें तो 2020 में भारत सरकार ने निमिषा का बचाव करने के लिए वकील KR सुभाष चंद्र को नियुक्त किया। चंद्रन ने कहा कि वास्तव में निमिषा का मेहंदी को मारने का इरादा नहीं था और वह एक पीड़ित है। मार्च 2022 में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने निमिषा के केस पर बयान जारी कर कहा कि उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले पर नज़र बनाए हुए सरकार निमिषा को माफ़ी दिलाने समेत सभी ऑप्शंस पर विचार कर रही। 2023 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। इसमें निमिषा की मां प्रेमा कुमारी को यमन भेजने के लिए इजाज़त मांगी गई। दरअसल 2017 में भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इमरजेंसी में यात्रा करने वाले लोगों को सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है। 2024 में भारत सरकार ने प्रेमा कुमारी और निमिषा के 11 साल की बेटी मिशाल को यमन जाने की इजाज़त दे दी ताकि वे मेहंदी के परिवार को ब्लड मनी लेने के लिए राजी कर ले। लेकिन अब राष्ट्रपति रसद ने निमिषा की सज़ा पर मंजूरी दे दी है, इसलिए 1 महीने के अंदर मेहंदी के परिवार वालों को ब्लड मनी के लिए राजी करना पड़ेगा। ऐसा न होने पर निमिषा को सज़ा दे दी जाएगी। तो क्या भारत सरकार निमिषा को बचाकर वापस ला सकती है? इसमें JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार AK पाशा के मुताबिक जिस तरह PM नरेंद्र मोदी ने कतर में 8 पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सजा से बचाया था, वैसी मदद केंद्र सरकार इस केस में नहीं कर सकती। दरअसल 26 अक्टूबर 2023 को कतर में एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद पूर्व नौ सैनिकों के परिजनों ने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। भारत सरकार ने दखल दिया और 12 फरवरी 2024 को 8 में से 7 नौ सैनिकों को रिहा कर भारत लौट गए और उनका कहना है कि यमन के बिगड़े रिश्तों की वजह से भारत सरकार इस केस को कतर के केस की तरह नहीं निपटा सकती। यमन के यहूदियों ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर हमले किए थे, साथ ही इजराइल पर हमले में मदद करने की वजह से भारत ने यमन के साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए। ऐसे में भारत सिर्फ ब्लड मनी देकर ही निमिषा की मौत की सज़ा को माफ़ करा सकती है। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क करें और अपना ख्याल रखें।